हाय, मैं शोभा गुप्ता फिर उपस्थित हूँ आपके पास एक नए टॉपिक के साथ। अब तक हमने पढ़ा वैदिक सभ्यता, ऐतिहासिक एवं साहित्यिक स्रोत, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। आज हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो कि हमारी भारतीय सभ्यता की विशेषता रही है कि हमारा भारत कितने प्राचीन समय से ही उन्नत और समृद्धशाली रहा है। देखो, ये केवल बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सभी एग्जाम्स में ये काम में आ सकता है। जीके में भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसके बनते हैं। और आप इतिहास की जो जानकारी है उसको अगर देखा जाए तो इतिहास केवल आज का नहीं है, ये पुराना जो अतीत में गुजर गया वो है। इस कारण इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं, या यूँ कहे कि परिवर्तन होते ही नहीं है। तो जीके और सब्जेक्ट की तैयारी तो इसमें हो ही रही है, साथ में आपकी जीके भी अच्छी तैयारी हो रही है। आप जीके का कोई भी क्वेश्चन तय उठा के देख लें, कोई भी पेपर उठा के देख लें, आपको उसके अंदर कुछ टॉपिक्स इतिहास के मिलते ही हैं। तो आपकी इस अच्छी खासी इससे तैयारी हो सकती है। ये बेसिक नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ, जो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो 4 सभ्यताएं हमें मिली। मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि दजला और फरात नदियों के किनारे पर मिली। मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के किनारे विकसित हुई। भारत की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। और चीन की सभ्यता हांगू नदी के किनारे विकसित हुई। तो आज हम अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। 1400 स्थल आज तक खोजे जा चुके हैं सिंधु सभ्यता के, जिनमें से 917 भारत में हैं, 481 पाकिस्तान में मिले हैं और 2 अफगानिस्तान में मिले हैं। 1856 में इसकी जो खोज है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 1856 में लाहौर से कराची तक के लिए रेलवे लाइन बिछ रही थी। उस समय कुछ रोरी की कमी रही, तो पास के टीले से ईंटों को उखाड़ करके ले आए। उस समय उनको नहीं पता था कि एक बहुत बड़ी भारतीय सभ्यता की वो खोज कर रहे हैं। उसके बारे में जब सरकार को सूचित किया गया तो 1861 ईस्वी में कनिंघम के निर्देशन में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। भारत के अंदर सर्वप्रथम पुरातन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई है 1861 में कनिंघम के निर्देशन में। 1921 में सर्वप्रथम दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान से सुने। 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, जो कि किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे पर। 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की गई, जो कि सिंधु नदी पर विकसित थी, सिंध के लरकाने जिले में या लरकाने स्थल पर। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। बाद में क्योंकि सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई तो इसको सिंधु नदी, और जो विलुप्त हो गई सरस्वती, यहाँ तक इसका विस्तार था, तो इसलिए सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी इसको नाम दिया गया। भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार इसका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और तथा सरस्वती जो नदी विलुप्त हो गई है उसके क्षेत्र तक मिलता है, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। अब हम इसकी विशेषताओं को पढ़ते हैं। सिंधु घाटी की विशेषताएं हैं, हम इसके 9 बिंदुओं में इसका अध्ययन करेंगे। पहला है नगर नियोजन, दूसरा है सड़कें और गलियां, तीसरी है नालियां, चौथी ईंटें जो सिंधु घाटी सभ्यता को बनाने में काम आई, विशाल स्नानागार, भवन निर्माण, विशाल अन्नागार, विशाल जलाशय, स्टेडियम, विशाल गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह। तो इन टॉपिकों में हम स्थापत्य से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको इस सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चीज का महत्व समझ सकते हैं, इसका महत्व कि अधिकांश ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आज के परिप्रेक्ष्य में क्या विशेषताएं रही हैं, 2 विशेषताएं बताइए। तो इससे पता चलता है कि सभ्यता कितनी विकसित थी, उन्नत थी और इम्पोर्टेंट भी है परीक्षाओं की दृष्टि से और कंपटीशन पेपर्स की दृष्टि से भी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नगर नियोजन। नगर नियोजन 2 प्रकार का था। वहां पर कुछ ऊंचे स्थान पर गढ़ी के समान या दुर्ग के समान के जगह मिली हैं, तो उसको गढ़ी कहा गया। दूसरा, उससे निचले स्थान पर समतल भूमि पर जो मकान मिले हैं, तो उनको हम समतल नगर या बस्ती मान सकते हैं। तो दुर्ग और गढ़ी थोड़ा ऊंचे थे और चारों ओर से परकोटे उसके तरफ बना दिया गया था और सामान्य लोगों से उसको
अलग कर दिया गया परकोटे के द्वारा। यहाँ संभवतया राजा, राज परिवार के लोग, राज्य कर्मचारी निवास करते रहे होंगे। यहाँ पर लोग, क्योंकि भवनों की संख्या कम है तो लोग कम रहे होंगे, निश्चित रूप से यहाँ जनसंख्या कम रही होगी। इसके अलावा दूसरी जो जगह थी वो परकोटे के बाहर थी, थोड़े निचली जगह पर थी, और वहां पर नगर या बस्ती रही होंगी जो कि परकोटे के बाहर थी और सामान्य वर्ग हेतु इसको बनाया गया होगा। यहाँ पर भवनों की संख्या ज्यादा मिली है, अर्थात यहाँ पर अधिक लोग निवास करते हैं। इसके बाद आते हैं हम सड़कें और गलियों पर। सड़कें समकोण पर काटती थी, समकोण मतलब 90 डिग्री पर काटती थी, जो कि आज की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये सबसे आदर्श स्थिति होती है। तो भवनों के चार को सड़कें इस तरह काटती थी, भवनों के बीच में से सड़कें निकल रही थी और सभी सड़कें एक दूसरे को काटती हुई आगे जा करके राजमार्ग से मिल जाती थी। तो ये समकोण पर काटने वाली सड़कें, इनके पास में से गलियां भी निकलती थी जिनमें हर भवन के मुख्य द्वार खुलता था। मुख्य द्वार मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था। ये शायद इस कारण रहा होगा कि सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य सड़क पर द्वार ना बना करके उसको गलियों में बनाया गया होगा, या गोपनीयता भी कारण हो सकता है। ये सुनियोजित और व्यवस्थित सभ्यता थी। ये सड़कों की स्थिति, सड़कों के निर्माण के आधार पर हम कह सकते हैं। नालियां, हर घर के सामने नालियां थी। बड़ी नाली ढकी हुई थी जो गंदे पानी के निकास हेतु बनाई गई थी। नालियों को बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। नालियों के बीच बीच में जगह जगह पर कुछ होल बना दिए गए थे, जो संभवतः पानी के साथ जो कूड़ा भर आ जाता है बह करके वो उसमें गिर जाता था, पानी प्रवाहित होता रहे, इस तरह से वो बनाया गया था। कुछ चैम्बर्स ही बना दिए गए थे जिनको खोल करके सफाई भी होती रही थी। तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी थी पानी के निकास की। इसके बाद नालियों के बीच में जो बड़े बड़े कूड़ेदान बनाए गए थे वो ढक्कनदार होते थे, जिससे कि कूड़े को समय समय पर आराम से साफ किया जा सकता था और गंदे पानी का निकास भी आराम से होता रहता था। ईंटें दो प्रकार की वहां मिली हैं, कच्ची ईंट और पक्की ईंट। कच्ची ईंटें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर पक्की ईंटें मिली हैं। पक्की ईंटें जिनको धूप में सुखा करके आग में पकाया जाता था। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर मिलने वाली जितनी भी स्थापत्य कला से संबंधित भवन, गढ़ी, स्नानागार, अन्नागार मिले उनमें सभी में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। जबकि कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, रंगपुर जो कि गुजरात में है, में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। ईंटें आयताकार होती थी और इनका साइज 1:2:4 होता था। जैसे मोटाई अगर 1 है तो उसकी दुगनी चौड़ाई होती थी और उससे दुगनी लंबाई होती थी। तो भवन निर्माण, प्रत्येक घर में मध्य में आंगन होता था, चारों ओर 3, 4 या 5 तक कमरे होते थे, एक कुआं होता था, अर्थात सभी घरों में स्वच्छ जल की पर्याप्त व्यवस्था थी। रसोई घर और स्नानागार भी प्रत्येक भवन में पाए गए थे। अब इसके बाद आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य चीज, इस विशाल स्नानागार पर। जो अवशेष प्राप्त हुए, विशाल स्नानागार के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ये स्नानागार गढ़ी के निकट होते थे और ये स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए हैं 4-5। इनकी सीढ़ियां पक्की ईंटों की बनी हुई है और ये संभवतया किसी धार्मिक उत्सव या बड़े समारोह के समय प्रयोग इनका किया जाता रहा होगा। कमरों में वस्त्र बदलने के लिए या फिर रुकने के लिए व्यवस्था की जाती होगी। आंगन में दीवारों को पक्की ईंटों से बनाया गया है। स्नानागार की सीढ़ियां भी पक्की ईंटों की बनी हुई है। जो स्नानागार के पास में एक बड़ा कुआं भी है जो कि शायद स्वच्छ जल स्नानागार में डालने के लिए बनाया गया होगा। स्नानागार के पास में एक छोटी सी नाली निकलती है जो कि स्नानागार के गंदे पानी को बाहर निकालने में काम में लिया जाता रहा होगा। अब मिलते हैं अन्नागार से। अन्नागार जो कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जगह मिलते हैं। मोहनजोदड़ो में बड़ा अन्नागार मिलता है। अन्नागार जैसा कि नाम से समझ आता है, अन्न का भंडार, जो अन्न इकट्ठा किया जाता था। तो मोहनजोदड़ो में बड़ा अन्नागार है। हड़प्पा में थोड़े छोटे अन्नागार हैं जो कि चबूतरे पर हैं। चबूतरे पर थोड़े ऊंचाई पर इसलिए बनाए गए होंगे कि ताकि पानी से उनको अन्न को सुरक्षित रखा जा सके। अन्नागार का उपयोग राष्ट्रीय आपदा, जैसे कोई
अकाल वगैरह पड़ जाए या फिर बड़े आयोजनों में अन्न के उपयोग करने के लिए संग्रह किया जाता होगा अन्नागार में। मेसोपोटामिया में भी ऐसे अन्नागार मिले हैं। अब आते हैं हम विशाल जलाशय और स्टेडियम पर। विशाल जलाशय, इसके अवशेष धोलावीरा जो कि गुजरात में है, यहाँ पर मिले हैं। इनकी रचना स्नानागार जैसी ही है, वही बीच में एक बड़ा सा जलाशय है, चारों तरफ कमरे बने हैं, पक्की ईंटों की सीढ़ियां हैं, दीवारें भी पक्की ईंटों से बनी हुई हैं, कुआं है और पतली नाली है जो कि गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए। स्टेडियम जो कि दुर्ग की प्राचीर से सटा हुआ होता था, विशाल गोलाकार आकार में है, जिसके चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं जो दर्शकों के बैठने के लिए होती थी। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग खेल प्रेमी थे, खेलों में रुचि रखते थे। लोथल गुजरात में एक बड़ा गोदीवाड़ा मिला है जिसको डार्क यार्ड भी कहा गया है। गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह, जो कि जिसकी तुलना विशाखापट्टनम के बंदरगाह से की जाती है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी विकसित सभ्यता रही होगी, जिसकी जो कि आज के विशाखापट्टनम से भी बड़ा वो बंदरगाह था, भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। वस्तुओं के आयात निर्यात में इसका प्रयोग किया गया हो, व्यापार के लिए प्रयोग होता था। मिस्र, ईरान और मेसोपोटामिया से यहाँ की सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार, वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। इसके बाद हम इन चीज़ों को, सिंधु घाटी की सभ्यता को हमने पढ़ा। अब हम अगले वीडियो के अंदर कला, लिपि, विज्ञान, आर्थिक व सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, उद्योग, व्यापार, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको उपयोगी लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन भी दबा सकते हैं। धन्यवाद।